Hello everyone, good morning. My name is Vivek Sharma and today we're going to discuss about the most important current affairs of the day. The first article we're going to discuss about is biodiversity beyond national jurisdiction. So it's an important international initiative जिसको अभी इंडिया की गवर्नमेंट ने भी अप्रूव किया है. So we will be talking about this कि क्या मेजर आउटकम्स इसके रहेंगे. The second article in polity we're going to discuss about Place of Worship Act 1991. If we talk about particularly this act was in news, अभी आपको पता होगा संभल में there was एक सर्वे कंडक्ट किया गया था एक मॉस्क में, जिसकी वजह से ये पूरा इशू आपका न्यूज में है. We will be discussing about this. रिपोर्ट एंड इंडेक्सेस में आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स के बारे में ईयर 2024 की. लास्ट में प्लेसेस इन न्यूज में हम बात करेंगे हांगकांग के बारे में. अब एक एक करके इन आर्टिकल को थोड़ा डिटेल में समझते हैं. देखिए, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि इस ट्रीटी को कहा क्या जाता है. इस ट्रीटी का एक और अल्टरनेटिव नेम है हाई सी ट्रीटी. एंड हियर रिसेंटली एक कैबिनेट कमेटी ने अप्रूव किया कि दैट इंडिया विल बी पार्ट ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिसडिक्शन ट्रीटी. तो अब हम इसका पार्ट होने वाले. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हाई सी होता क्या है. जैसे मान लीजिए ये इंडिया का इनलैंड वाटर है, या आप कह सकते हो कि टेरिटरी है इंडिया की. इससे 12 नॉटिकल माइल तक का एरिया आपका टेरिटोरियल सी कहलाता है. अब 12 से लेके अगर आप 200 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर द ओरिजिन पॉइंट फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी एंड इंक्लूडिंग द टेरिटोरियल सी एंड ऑल्सो द बियॉन्ड एरिया, तो 200 नॉटिकल माइल तक का जो आपका एरिया होता है इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है. अब इस ट्रीटी में इन एरियाज के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा है. यहां पर हम बात कर रहे हैं इसके बियॉन्ड, यानी 200 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो आपका वाटर है, ये ट्रीटी इसको रेगुलेट करेगा. तो यहां अगर आप देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि ये ट्रीटी इंपॉर्टेंट है मरीन बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए. तो आइए एक एक करके इसके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हम समझते हैं. सबसे पहली बात, ये जो ट्रीटी है एक्चुअल में आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, इसके अंडर अडॉप्ट की गई थी जून 19 2023 में. अब देखिए, ये जो यूनक्लॉज है, या आप ये कह सकते हो कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी है, ये एक्चुअल में डिफाइन करता है आपके हाई सी को. तो इस वजह से इसने इस पूरी ट्रीटी को कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो अपने अंदर सिजोने की कोशिश की है. द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी इज दैट कि हम मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को डेवलप करेंगे, जहां पर हम ह्यूमन एक्टिविटी को इस तरह से रेगुलेट करेंगे सो दैट वो एनवायरमेंट के ऊपर मिनिमम इंपैक्ट क्रिएट करे. मींस वी डोंट वांट इट टू इंपैक्ट एनवायरमेंट लार्जली. फॉर एग्जांपल, इफ एनी एक्टिविटी नीड टू बी डन, कोई एक्टिविटी आप यहां पर परफॉर्म करना चाहते हैं, तो इन दैट केस यू हैव टू कंडक्ट एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कि भाई जो आप यहां पर एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं, इसका मरीन बायोडाइवर्सिटी पे या मरीन इकोसिस्टम पे क्या इंपैक्ट होगा, आपको उसको पहले जांचना होगा. एंड ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनली भी इसको चेक किया जाएगा कि भाई जो आपकी रिपोर्ट है क्या वो सही है या गलत. फिर थर्ड इसका मेजर ऑब्जेक्टिव आता है कि भाई इक्विटेबल शेयरिंग करेंगे हम बेनिफिट की. मान लीजिए मरीन जेनेटिक रिसोर्स से कोई मेडिसिन बन रही है या कोई आपका और बेनिफिट उससे निकल के आ रहा है, तो इन दैट केस ये सभी कंट्रीज के साथ कैसे बांटा जाएगा, इसके ऊपर भी यहां पे फोकस किया गया है. लास्ट में यहां पर इकोसिस्टम सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर एम्फसाइज किया गया है, जहां पर हम ये कहते हैं कि भाई हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे इन केस हम कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. जैसे मान लीजिए डीप सी एक्सप्लोरेशन स्टार्ट कर रहे हैं आप, वैसे तो इसके एम्बिट में नहीं आ रहा, ना ही ऑयल ड्रिलिंग जो है वो भी इसके एम्बिट में आ रही है. तो कहीं ना कहीं यहां पर इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई अगर कोई ह्यूमन एक्टिविटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम रैंडमली कुछ भी एक्टिविटी स्टार्ट कर दे. पहले थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा सो दैट हम बहुत बड़े एक इकोसिस्टम के ऊपर एक डेंट या इंपैक्ट क्रिएट ना कर दे. और इसमें हम साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करना चाहते हैं इन सभी मरीन एरियाज में. अब देखिए क्या मेजर चीजें हैं जो इसमें बेनिफिट निकल के आएंगे. सबसे पहले मरीन कंजर्वेशन के ऊपर आप फोकस कर पाएंगे, बिकॉज अगर आप
बात करें तो मरीन इकोसिस्टम सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा आपकी कार्बन को क्या किया जाता है, अब्सॉर्ब किया जाता है। एंड अगर इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज को रोकना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज, ग्लोबल कॉपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। देखो, जो हाई सीज है ये किसी एक पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग नहीं करते, एंड अनटिल और अनलेस सभी कंट्रीज मिलके यहां पर सपोर्ट ना करें एक दूसरे की, तब तक इस एरिया को प्रिजर्व करना बहुत मुश्किल रहेगा। थर्ड पॉइंट कि भाई यहां पर हम सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे आपने यूएनसीबीडी के बारे में पढ़ा होगा, उसमें भी एक पॉइंट आता है कि इक्विटेबल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो इक्विटेबल एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर यहां पर भी फोकस किया गया है कि भाई देखिए, जो डेवलप कंट्रीज है वो डेवलपिंग कंट्रीज के साथ बेनिफिट शेयर करेंगे, एंड मोर ओवर यहां पर जो रिसोर्सेज का एक्सेस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डेवलप कंट्री ही कर पाएंगी, डेवलपिंग कंट्री को भी उतना ही यहां पर एक्सेस मिलेगा। लास्ट में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर हमारा मेजर फोकस है कि हम ह्यूमन एक्टिविटी का जो मरीन इकोसिस्टम के ऊपर इंपैक्ट है उसको कैसे मिनिमाइज कर सके, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। फॉर एग्जांपल फिशिंग है, अब अगर ओवर फिशिंग करेंगे तो इकोसिस्टम के ऊपर नेगेटिव असर पड़ेगा, तो उसको कैसे रेगुलेट करें, यहां पर इसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। और लास्ट में साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके ऊपर हमारा फोकस होगा। जो डेवलपिंग कंट्रीज है इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस रहेगा, ताकि साइंटिफिक एविडेंसेस के बेसिस पे हम यहां पर सस्टेनेबल ओशन रिसर्च को प्रमोट कर सकें। अब यहां एक बात आ जाती है कि भाई क्या बेनिफिट मिलेंगे अगर आप इसका पार्ट बनते हैं। तो पहली चीज, इंडिया के लिए सबसे बड़ा बेनिफिट, देखिए हम ग्लोबल साउथ के हमेशा से एक बड़े लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां अगर हम इसको अंदर देखें तो इंडिया की जो कोस्टलाइन है, इंडियन ओशन में हमारी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, जहां पर हमारी कोस्टलाइन 7500 किलोमीटर की है। तो अगर हम बात करें बियॉन्ड हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, हमारा जो प्रेजेंस है इंटरनेशनल वाटर में कहीं ना कहीं वो इंक्रीज होगा। तो दैट्स व्हाई इंडिया इज वेरी कीन कि भाई इंटरनेशनल वाटर में भी अपना प्रेजेंस बनाएंगे उसके लिए। फिर जो साइंटिफिक रिसर्च डेवलप कंट्रीज में हो रही है, उसके सैंपल्स होंगे, कुछ जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे, उनका एक्सेस मिल पाएगा हमें। और इवन अगर आप देखें, हमारा एक कोर ऑब्जेक्टिव है कि हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं ओशन में से। अब प्रॉब्लम इसमें यह आती है कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं समुद्रयान को डेवलप करने की। समुद्रयान 6000 आपको पता होगा, आपने नाम भी सुना होगा। सेम गगनयान की तरह समुद्र के अंदर भी हम लोगों को भेजना चाह रहे हैं। तो यहां समुद्रयान जैसे जो हमारे मिशन है, जिसमें हम इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन के बारे में सोच रहे हैं, उसको कैसे बेनिफिट कर पाएंगे, हम यहां पर उसके ऊपर भी फोकस करेंगे। मतलब सम ऑफ द मॉनेटरी बेनिफिट गोना बी देयर। चलो यहां पर मान लीजिए कि डीप सी को वैसे अभी तक तो इन्होंने पार्ट नहीं बनाया कि भी जो डीप सी ओशन एक्सप्लोरेशन उसको इसमें पार्ट नहीं बनाया, बट येट अगर मान लीजिए कोई मेडिसिन बनती है किसी फिश के लाइक ऑयल से या किसी भी चीज से कैंसर को ट्रीट करने के लिए, तो उस केस में हम उस जेनेटिक रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, हमारे को उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो वो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, उससे भी तो मॉनेटरी गेन आएगा ना। तो दैट इज देयर। फिर लास्ट में हम कंजर्वेशन एफर्ट्स, बिकॉज अभी तक हम टेरेस्ट्रियल पार्ट पे बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आ रखे हैं। जैसे आपने वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज के बारे में सुना होगा, जैसे कन्वेंशंस के बारे में सुना होगा, जैसे यूएनसीबीडी हमने परफॉर्म किया है, यूएनसीसीडी हमने देखा है, हमने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सुना है, हमने UNFCCC के बारे में सुना है, हमने मिनेमाटा कन्वेंशन, बहुत सारी चीजों के बारे में सुना है। बट द थिंग इज, मरीन इकोसिस्टम को लेके बहुत कोई मेजर इनिशिएटिव नहीं लिया गया। तो यहां पर पहली बार आपको यह भी देखने को मिलेगा, बिकॉज 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, वी विल बी एबल टू कंजर्व दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यह हमारे को यहां पर बेनिफिट मिलेगा। एंड इन एडिशन टू दिस, देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने अचीव करना है बाय 2030, और इसमें जो गोल 14 है वो कहता है बिलो वाटर लाइफ को प्रिजर्व करना है। तो उसमें आपको हेल्प करेगा, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में हेल्प करेगा,
एंड मोर ओवर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी आपको यहां पे हेल्प मिलेगी। अब देखो, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, तो ऐसे ही हर ट्रीटी के हमेशा बेनिफिट नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते हैं। अब जैसे नुकसान मैं आपको अगर बताऊं तो पहला नुकसान यह है कि ऑयल एक्सप्लोरेशन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, डीप सी माइनिंग को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। दूसरी चीज, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, अब इसमें अगर आप कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एक प्रॉब्लम यह है कि भाई ये तो इकोसिस्टम, हाई सी और ये जो आपका टेरिटोरियल वाटर है या आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये तो आपस में कनेक्टेड है। नेचर नो बाउंड्रीज भैया। अब नेचर को थोड़ी पता है कि ये टेरिटोरियल वाटर है, इसमें पोल्यूशन होगा तो इसे हाई सी में नहीं भेजना है। तो एक्चुअल में हमने इसकी इंटरकनेक्टिविटी को कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर दिया। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तीसरी प्रॉब्लम कि भाई डेवलप कंट्री अगर अंडर रिपोर्टिंग करेंगे, भाई उनके पास टेक्नोलॉजी है, अब वो अगर अंडर रिपोर्टिंग करनी स्टार्ट करेंगे तो उसको डेवलपिंग कंट्रीज कैसे मॉनिटर करेंगी, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिया गया है इसमें। चौथी मेजर प्रॉब्लम यहां पे ये आ जाती है कि जब हम मरीन इकोसिस्टम की बात करते हैं, कहीं ना कहीं ये टेरेस्ट्रियल पार्ट से कनेक्टेड है एंड एक होलिस्टिक डेवलपमेंट मैकेनिज्म के लिए कहीं ना कहीं इसको लिंक टेरेस्ट्रियल पार्ट से भी करना चाहिए था, जो कि यहां पर बाय एंड लार्ज आपको निग्लेक्टेड लगता है। ओवरऑल ट्रीटी बहुत अच्छी है, बट इन कमियों को कहीं ना कहीं इन्हें सोचना चाहिए कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। अब इसके बाद कुछ चैलेंजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। चैलेंजेस क्या है? पहला, इंटीग्रेशन का इशू, जैसा मैंने आपको बताया कि भाई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को यहां पर आपने ओवरलुक कर दिया तो वो एक प्रॉब्लम आएगी। फिर इकोनॉमिक इंप्लीकेशन, भाई मैं फिशिंग करने जाता था हाई सी में, अब यहां पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, अब इसके बाद क्या होगा, मेरे लाइवलीहुड के ऊपर इंपैक्ट आएगा। अब इस इंपैक्ट का जो हर्जाना है कौन पे करेगा वो बताइए आप। मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि भाई ठीक है, डेवलप कंट्रीज के पास दे आर हैविंग द रिसोर्सेज, बट इन इंडिया वी जनरली परफॉर्म बॉटम ट्रोलिंग और कई ऐसे हम मेथड्स को यूज करते हैं जो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। बट स्टिल आप एक चीज देखिए, हमारे यहां पर कोस्टल जो स्टेट्स है उसमें लाखों लोगों का रोजगार जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो हाउ वी गोना इंप्रूव दैट, वो चीज आ गई। फिर अंडर रिपोर्टिंग की जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई वो तो है ही है। यहां पे लास्ट में एक कंसर्न है कि भाई जो आपका ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन है, इंप्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म में क्लैरिटी नहीं है, बहुत ज्यादा कंक्रीट ये नहीं कहा गया कि भाई क्या क्या चीजें यहां पर आपने इंप्लीमेंटेशन में करनी, इन्फोर्समेंट में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए लास्टली अगर बात की जाए, कोई भी सॉवरेन कंट्री ये नहीं चाहेगी कि भाई उन्होंने जो अपने एरिया में कोई भी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कंडक्ट किया उसको कोई दूसरी कंट्री चैलेंज करे। जैसे आप देखिए ना, एससीओ है आज की डेट में डिफंक्ट सा लगता है। रीजन बीइंग, पाकिस्तान की एंट्री हुई, इंडिया की एंट्री हुई, इंडिया पाकिस्तान की आपस में नहीं बनती, इंडिया चाइना की नहीं बनती। अब ओवरऑल एससीओ की जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं उतनी इफेक्टिव नहीं रही। जैसे आपने ये जो साउथ एशिया में हमारा सार्क है उसकी इफेक्टिव वर्किंग खत्म होगी, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि भाई ये जो इंटरनेशनल रिव्यू वाला जो मैकेनिज्म है ना, ये एक कंसर्न क्रिएट कर सकता है। अब लास्ट में एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है वो ये है कि भाई एक ज्योग्राफिकल हिंड्रेंस क्रिएट होगी। जैसे कई एरियाज है जो डिस्प्यूटेड एरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे साउथ चाइना सी का आप एरिया लीजिए। साउथ चाइना सी का जो एरिया है वहां पर चाइना क्लेम करता है, अब चाइना वहां पर इस चीज को इंप्लीमेंट थोड़ी होने देगा। एंड लास्ट में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भाई 60 कंट्री को इसको रेटिफाई करना है और अभी तक सिर्फ 8 कंट्रीज ने किया है, यानी अभी भी ये फोर्स में नहीं आया। कितना समय लगेगा वो देखने वाली बात है। तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा मैं कि भाई देखो, आपको जो कंट्रीज है उनको कॉन्फिडेंस में लेना होगा ताकि आप रेटिफिकेशन जो है उसको इंश्योर कर सके। तो कंसेंसस बिल्डिंग के ऊपर आपको फोकस करना होगा, जो नेसेसरी स्टेप्स है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए आपको उसके ऊपर फोकस करना होगा। कोस्टल स्टेट्स के जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस कीजिए
और उनको कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड कीजिए, चाहे मॉनेटरी हो चाहे टेक्निकल फ्रंट पे हो, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस कीजिए, तभी वो इसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगी। अब अंत में आपको याद रखना है कि गवर्नेंस के ऊपर आपको फोकस करना होगा कि भाई ये जो इंटीग्रेटेड सी गवर्नेंस है उसके ऊपर आप फोकस कीजिए। आप सिर्फ हाई सी से इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और ट्रांसपेरेंसी दो बेसिक पिलर होंगे, क्योंकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो तब तक किसी चीज में पार्टिसिपेट करने से कतराते हैं जब तक उनको उससे रिगार्डिंग कुछ टेक्नोलॉजी ना प्रोवाइड की जाए। अब यहां पर डेवलप कंट्रीज इस चीज को कैसे इंश्योर करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी। लास्टली ट्रांसपेरेंसी को लेके जैसे मैंने कहा कि अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है, तो डेवलप कंट्री नीड टू बी वेरी क्लीन। भाई उनको यहां पर अपना एक रोबस्ट अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। हर बात के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को क्रिटिसाइज करना इट्स नॉट गुड। तो ये चीजें अगर हम इंश्योर करते हैं तो ओवरऑल ये टीटी काफी बढ़िया वर्क कर सकती है। तो दिस वाज द आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, संभल में जो मॉस्क का अभी सर्वे हुआ था उस पर कुछ कंट्रोवर्सी हुई, जिसकी वजह से प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपका न्यूज में था। यहां पर आपकी जामा मस्जिद थी जिसकी वजह से सारा इशू हुआ। तो एक्चुअल में वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा जो कमेटी, एक्चुअल में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 ये जो है आपका, ये बेसिकली इस चीज को रेगुलेट करता है कि भाई इंडिया के सेकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हम मेंटेन कर सके। अब इसमें कहा गया कि भाई देखो, जो भी आपके रिलीजियस प्लेसेस थी, जो उनकी पोजीशन थी 1947 में 15 अगस्त को, आप सेम मेंटेन करेंगे। एंड यहां पर किसी भी रिलीजियस प्लेस को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। मींस यहां पर अयोध्या को छोड़ के, क्योंकि उसका लिटिगेशन पहले से ही पेंडिंग था, आप किसी और प्लेस के लिए डिस्प्यूट रेज नहीं कर सकते। इसके सेक्शन 3 में यह कहा जाता है कि भाई एक्चुअल में आप किसी भी वर्शिपिंग प्लेस को कन्वर्ट नहीं कर सकते एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में। सेक्शन 4 जो है वो ये डिक्लेयर करता है कि भाई जो आपके जो स्टेटस था किसी भी रिलीजियस प्लेस का 15 अगस्त 1947 को वो सेम रहेगा। एंड अगर इस चीज को कोई ब्रीच करता है तो उस केस में उसको जेल हो सकती है 3 साल तक की, और इवन फाइन तक इंपोज किया जा सकता है। अब इसमें सभी धर्मों की रिलीजियस प्लेस को इंक्लूड किया गया है। एक्चुअल में इसमें यह कहा गया है कि भाई देखो, आपके जो भी लाइक रिलीजियस साइट है, हम चाहते हैं कि भाई उसकी ऑल्टरेशन ना हो। एंड इसमें हमारा जो मेजर फोकस है वो ये है कि भाई एक्चुअल में इसकी वजह से सोशल फाइबर जो है हमारा, यानी जो पीस है वो देश की खराब होती है, तो उसको कहीं ना कहीं डेंट उसके ऊपर क्रिएट ना हो, इसकी वजह से इस एक्ट को लाया गया था। अब यहां पर कुछ चीजें हैं जो आपकी इसमें कवर नहीं होती हैं, जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स है जो कि आपकी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट रिमेन्स एक्ट 1951 के अंडर कवर है, वो आपके इसके अंदर कवर्ड नहीं है, उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता है। तो बस इसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, कम्युनल टेंशन को कहीं ना कहीं डिल्यूट करना इंडिया के अंदर। इस वजह से फ्रीज कर दिया गया, किसी भी रिलीजियस प्लेस के आप कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज नहीं करेंगे। और इसे नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पे आपने इंट्रोड्यूस किया था, ऑल्दो इसके पीछे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपको समझनी होंगी। पहली चीज आप ये समझ के चले कि रीसेंट टाइम में चाहे इस जामा मस्जिद की बात की जाए, ज्ञानवापी की बात की जाए, एंड इवन शाही ईदगाह जो मथुरा में आपके लोकेटेड है, इन सबको कहीं ना कहीं क्लेम किया जा रहा है कि ये हिंदू साइट्स थी, हिंदू टेंपल साइट्स थी, जिनका नेचर चेंज किया गया। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि भाई अगर कोई सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, पीसफुल सर्वे, उस केस में जहां पर आप कोई भी वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं देख रहे हैं, तो इट शुड बी कंप्लीटली नॉर्मल, उसको होने देना चाहिए। तो कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि भाई देखो, आप जो इनिशियली जो सर्वे वगैरह कंडक्ट किए जा रहे हैं, इसको आप पीसफुली होने दीजिए, एंड अगर आप पीसफुली होने देते हैं तो दैट्स गुड। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कहा था। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे चीफ जस्टिस थे 2022 में, इन्होंने लाइक एक वर्डिक्ट दी थी जिसमें इन्होंने कहा था कि भाई रिलीजियस कैरेक्टर अगर किसी आप
जगह का जानना चाहते हैं तो वो किसी भी तरह से वायलेट नहीं करता है आपके इस 1991 के एक्ट को। अब इसमें कई लोग इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई देखो, अगर आप देखें तो ये हमारे साथ हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था और आप हमारी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प नहीं कर रहे हो। दूसरी चीज, यहां पर कई बार आपको यह देखने को मिलता है कि कुछ रिलीजियस ग्रुप है या पॉलिटिकल पार्टीज है, वो ये कहते हैं कि भाई ये तो एक तरह से आपने लेजिटिमेट कर दिया हमारा सप्रेशन जो हुआ था सदियों से। तो इस दो चीजों के लिए इस एक्ट को क्रिटिसाइज किया जाता है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो इस जो संभल वाली जो आपकी जामा मस्जिद है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? 1528 में बाबर का एक जनरल हुआ करता था, मीर हिंदू बेग। कहा जाता है कि इसने इसे बिल्ड किया था, बट कुछ हिस्टोरियन ऐसे भी मानते हैं कि तुगलक के एरा में आपका बिल्ट हुआ था स्ट्रक्चर। तो आपको यहां पर थोड़ा बाबर के बारे में भी रीड करने की जरूरत पड़ सकती है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी इसके बारे में कुछ आपको क्वेश्चन आ जाए। देन अगर बात की जाए तो अभी कहीं ना कहीं इस पूरे एक्ट को चैलेंज किया गया है, बहुत सी पिटीशन इसके ऊपर फाइल की गई है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि भाई ये जो आपकी रिलीजियस फ्रीडम होती है ना, रिलीजियस फ्रीडम अंडर आर्टिकल 25 कहते हैं कि भाई इसको वायलेट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इसको चैलेंज किया गया है आपके सुप्रीम कोर्ट में। तो देखते हैं क्या पिटीशन आपका इसका रिजल्ट रहता है। 4-5 पिटीशंस इसके ऊपर फाइल हो रखी हैं। लास्ट में जो भी रिजल्ट रहेगा दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। तो चलिए आइए अब जानते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। मिल्क, मीट एंड एग प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन इंडिया इन ईयर 2023-24। अब यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है, इंडिया की ओवरऑल मिल्क प्रोडक्शन 3.78% से इंक्रीज हुई है। जहां एक समय 2014 में हमारी मिल्क प्रोडक्शन थी 146 मिलियन टन, अब वो इंक्रीज होके 239.3 मिलियन टन हो गई है। अब सबसे ज्यादा इंक्रीज आपको उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिला है। इस साल के अगर सबसे हाईएस्ट ग्रोथ की बात की जाए तो आपको देखने को मिली है वेस्ट बंगाल में। साथ के साथ अगर देखा जाए एग के प्रोडक्शन में, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन में हम दुनिया में नंबर 1 पे आते हैं। कई बार यूपीएससी ऐसा पूछ लेते, शुगर के बारे में उन्होंने पूछा हुआ है पहले भी कि शुगर प्रोडक्शन में कौन नंबर 1 है, तो मिल्क प्रोडक्शन में हम है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है आपके लिए, एग प्रोडक्शन में हम नंबर 2 पे आते हैं, नंबर 1 पे कौन सी कंट्री आपको बताना है। तो लगभग 142 बिलियन एग्स हमारे यहां पर प्रोड्यूस हुए, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली हमने फिगर डबल कर दिए। 2014-15 में ये 78 बिलियन के आसपास थे, अब ऑलमोस्ट इसका डबल हो गया है। मीट प्रोडक्शन में भी आपको इंक्रीज देखने को मिला है। एंड ओवरऑल अगर हम बात करें पोल्ट्री, कैटल, बफेलो, शीप, गोट, सब केसेस में आपको इंक्रीज देखने को मिला है। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। आइए अब बात करते हैं आज की प्लेसेस इन न्यूज की। देखिए प्लेसेस इन न्यूज में हम बात कर रहे हैं हांगकांग की। ये आपका हांगकांग है जो साउथ चाइना सी में आपका ओपन होता है, बहुत क्लोज है लुजान स्ट्रेट के, और ये आपका ताइवान स्ट्रेट है, साउथ चाइना सी में ये खुलता है। एक्चुअल में हांगकांग आपका एक हॉट ह्यूमिड एरिया है जो माइल्ड सी विंटर के साथ आपका एक अट्रैक्टिव प्लेस बनता है। बट हांगकांग को हांगकांग बनाता है, ये एक इंपॉर्टेंट सी लेन पे आपका लोकेटेड है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि यहां पर आपको वन ऑफ द बिजिएस्ट मरीन ट्रेड रूट देखने को मिलता है। तो वर्ल्ड का हब है, ट्रेडिंग सेंटर है, दैट्स व्हाई हांगकांग बहुत इंपॉर्टेंट है। और चाइना भी चाहता था कि हांगकांग उनके एडमिनिस्ट्रेशन में आए। एक्चुअल में वैसे तो ये चाइना का ही पार्ट था। अगर आप देखें मिंग, सोंग एंड तांग डायनेस्टी के टाइम पे ये इंपीरियल चाइना का ही पार्ट था। बट जब फर्स्ट ओपियम वॉर हुई 1839 से 42 के बीच में, तो यहां पर आपकी एक ट्रीटी होती है नानकिंग। इस ट्रीटी के अंडर यानी 1842 में जब ये ट्रीटी होती है, ये पार्ट सेसीड कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। टिल 1997 कहीं ना कहीं लाइक आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिश और इनके बीच में डिबेट चल रही थी कि ये वापस देना है। तो ब्रिटिश ने सिनो ब्रिटिश ज्वाइंट डिक्लेरेशन को साइन किया था, एक एग्रीमेंट हुआ और हांगकांग को 1997 में रिटर्न कर दिया गया चाइना को, जहां पर 1 कंट्री 2 सिस्टम फ्रेमवर्क के अंदर इसे एक्सेप्ट किया गया। मतलब इस पूरे एरिया में जो चाइना के लॉज हैं वो डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होते। एक इंपॉर्टेंट बात, ये आपके पर्ल रिवर डेल्टा के ऊपर लोकेटेड है, मतलब उसके पास में ही लोकेटेड है, उसके ईस्ट में पड़ जाता है।
तो दैट्स वाई ये एरिया थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि पहली बार LGBT कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको इनहेरिटेंस और हाउसिंग राइट को कंफर्म किया है यहां पर हांगकांग की गवर्नमेंट ने। दैट्स वाई यहां पर ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। तो धन्यवाद। जाते हुए लाइक बटन जरूर से दबाना। थैंक यू।